जितने मल्टीफोल्ड आपको रिटर्न्स दे सकता है कोई एसेट नहीं दे सकता, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो। मार्केट में पैसा बनाने के लिए सही टाइम पे निकल जाना या पेशेंस रखना। जब किसी चीज़ की वैल्यूएशन हाई हो गई है तो मतलब वो एग्जिट टाइम आ गया उसका। एंड द सेकेंड वे, बिगिनर्स को सबसे पहले कौन सा सेक्टर समझना चाहिए? अगर आई कैन से कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियलाइजेशन। सो मार्केट अगर हाई है तो उस पर इन्वेस्ट करना एक सही अप्रोच है, गलत अप्रोच है? हम एक फ्रेमवर्क लेके चलते हैं, थीम, वैल्यू, ग्रोथ एंड प्रमोटर। यूथ को ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एजुकेशन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे और रहेगा। सो अगर मुझे एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है, क्या एक ऐसी हैबिट मुझे डेली अपने अंदर लानी चाहिए? रीडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फ्रॉम अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, कितने साल के लिए हम एक शेयर को होल्ड करके चलें? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस। बिजनेस कैसा चल रहा है, अगर ग्रोथ आ रही है तो आपको रखना है, अगर ग्रोथ नहीं आ रही है तो आपको निकलना है। और कोई लास्ट एडवाइस यू वांट टू गिव टू द इन्वेस्टर और ट्रेडर, जो भी हो शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से? सो गाइस, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज के टाइम पे हमारे पास दुनिया भर के ऑप्शंस हैं कि हम लोग कहीं से टिप्स सुन लेते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं, इंस्टाग्राम की रील देख लेते हैं, बट क्या सच्ची में एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की बात पर हम यकीन कर सकते हैं? गाइस, आज जो मेरे साथ गेस्ट है ना, वो एक ट्रेडर हैं, एक स्टॉक्स के एक्सपर्ट्स हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, क्या आप गलती करते हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किन चीज़ों का ध्यान आपको नहीं रखना है। गाइस, मेरे साथ हैं नेहा गुप्ता जी, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनके बाद हम सीधी बात करने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू नेहा जी फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग दीपक जी, थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर सेबी, मैंने इस बात को मैं इस बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी बात पे लोग यकीन कर लेते हैं और पैसा अपना लगा देते हैं और बाद में नुकसान हो जाता है। सो कितना ज़रूरी है कि सेबी रिसर्च एनालिस्ट, जो गवर्नमेंट कहती है अप्रूव रजिस्टर्ड एक पर्सन है, उसकी बात को कितना सीरियसली लोग ले सकते हैं? सी, आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो फिन इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, लेकिन अगर सेबी ने, किसी ने एग्ज़ाम क्लियर करा, दैट इज़ NISM 15 का एग्ज़ाम हमने क्लियर करा, देन जाके हमें एक रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस मिला, तो ऑब्वियसली हमने कुछ ना कुछ चीज़ें करी हैं, तभी सेबी ने उसको अप्रूव करा है, ऑब्वियसली, राइट। तो एक जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, आप खुद आपको एनालाइज करना है कि आप जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है उसकी बात माननी है या एक रजिस्टर्ड की बात माननी है। ये तो आप खुद ही जजमेंट आपको खुद करनी चाहिए वो चीज़। राइट। हम एज अ सेबी रजिस्टर्ड बोलने, आपको खुद पता चलेगा कि, बिकॉज क्या बात है ना, अगर हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं और हम आपको गाइड कर रहे हैं तो उसके पीछे हमें रैशनल्स मेंटेन करने होते हैं। वी हैव टू मेंटेन एवरीथिंग। सेबी हमारे से सारी चीज़ें मांगती है कि आपने अगर ये वाला स्टॉक का आपने रिकमेंडेशन दिया तो उसके पीछे का रीज़न क्या था। We have to maintain that. We have to do the KYC of the every client कि आपने KYC करी, आपको पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हम मेंटेन करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। हम किसी भी ऐसे ही अकाउंट में पैसे नहीं लेते हैं, थ्रू जो सेबी के पास हमारा करंट अकाउंट है जो लिंक्ड है सेबी से, उसके बाद ही हम उसमें ही पैसे ले सकते हैं। हम ऐसे किसी पे आपको जीपे का आपको लिंक दे दिया या फिर स्कैनर दे दिया, उस पर पेमेंट नहीं लेंगे। तो इट्स ऑल अंडर द रेगुलेशंस ऑफ द सेबी। तो हम सारी रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। आपके ऐसे ही किसी ने पैसे नहीं ले सकता। जैसे आपने कई बार देखा होगा कितने लोगों का फ्रॉड हो गया, अच्छा उसने मुझसे इतने पैसे ले लिए और मुझे तो कोई उस ग्रुप में भी नहीं ऐड करा जिसमें वो कहते हैं कि हम इस व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे आपको देंगे। या फिर फ्रॉड कर रहे हैं लोग कि हम ये बताएंगे कि हाँ देखो ये प्रीमियम यहाँ से कहाँ पहुँच गया, आपने मिस कर दिया, मिसलीडिंग कॉल्स आती हैं। उन चीज़ों से आप बचेंगे अगर आप एक सेबी आरए के साथ कनेक्ट होते हैं तो। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड हो और एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो, है ना, कि आप सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हो और एक सेबी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही हो गया कि आप एक रजिस्टर्ड, एक लाइसेंस पर्सन की इस बातों को सुने और बताएं। बिल्कुल। सो आप रिकमेंड कर सकते हैं कि ये वाला स्टॉक्स ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? यस, वी कैन रिकमेंड दैट। तो आपकी बात पर लोग भरोसा कर सकते हैं? या वी गिव द प्रॉपर रैशनल्स आल्सो, रिसर्च रिपोर्ट्स, वी प्रोवाइड द रिसर्च रिपोर्ट्स एज वेल। ओके, सो गाइज आई थिंक मतलब यू शुड फॉलो नेहा जी, और इनसे आपको कंसल्टेंसी लेनी है, बात करनी है, इनके कोर्सेज आपको ज्वाइन करने हैं, इनकी टीम को ज्वाइन करना है, तो इनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। आई एम श्योर, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है तो उसकी बात पे आप यकीन कर सकते हो
और उसके बेसिस पर आप चाहे तो स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हो, और ये उनको अलाउड नहीं है जो ये सब काम कर रहे हैं, जो नहीं है। ऑब्वियसली दैट इज नॉट अलाउड एज पर सेबी रेगुलेशन। तो उनके अगेंस्ट में गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन ले सकती है। ले सकते हैं, आजकल चल भी रहे रेगुलेशन। आने वाला टाइम, अभी तो आपने देखा ही होगा बहुत लोगों के इन्फ्लुएंसर्स के पेजेस भी डाउन हो चुके हैं, तो आने वाला टाइम तो सिर्फ सेबी आरएस का ही रह जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके से सेबी की रेगुलेशंस चल रही है, जो जिसको नॉलेज है वो ऑटोमेटिकली पेपर क्लियर करेगा और सेबी आरए बनेगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। And how long you were into stock market? I'm into stock market from last 7+ years. Okay. So mostly तो वही सब लोग प्रॉफिट दिखाते हैं, तुम भी ऐसे ही करते हो कि हम प्रॉफिट दिखाते, लॉस नहीं दिखाते? We can't show anything. अच्छा, As per SEBI regulations हम दिखाते ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, सेबी की गाइडलाइंस है कि आपको ऐसा दिखाना ही नहीं है? दिखाना ही नहीं है, हम दिखाते ही नहीं है। We can't show, we can't induce anyone कि हमने देखो इतना प्रॉफिट कर लिया, आप ये दिखाओ। हम रिसर्च रिपोर्ट्स इशू कर सकते हैं कि ये वाला स्टॉक इधर से इधर जाने के चांसेस हैं, तो क्यों है, उसके पीछे का रीजंस विद फंडामेंटल्स एज वेल एज टेक्निकल्स। अगर वो आपको सही लगता है तो आप फॉलो करोगे हमें, ऑब्वियसली। तो हम कोई फ्लेक्सिंग नहीं कर सकते, ना कर सकते, ना करना चाहते। ओके, एज पर सेबी रेगुलेशन से कर नहीं सकते, और हम करना नहीं भी चाहते। हमें इंड्यूसमेंट करनी ही नहीं है ना। अगर हमारा काम सही है तो देखेंगे, सबको समझ में आएगा, रीज़न समझ में आएगा क्यों। हर एक्चुअली अब जो ऑडियंस है फुल नॉलेजेबल है, अवेयर्ड है। पहले की ऑडियंस नहीं थी, अब की नॉलेज फुल अवेयर्ड है। अगर उनको लॉजिक समझ में आ रहा है तो दे विल फॉलो, दे विल टेक आर सब्सक्रिप्शंस, दे विल टेक आर कंसल्टेंसी। तो वाई टू फ्लेक्स, वाई टू शो। सो स्टॉक ट्रेडिंग में जो लोग हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मोस्टली आई हैव सीन लॉट्स ऑफ द केसेस जहाँ पर लोगों को प्रॉफिट कम होता है। इवन 90% रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस होता है। बट फिर भी जो लोग इतने सालों से सीख रखा है, जिन्होंने, जैसे आपने भी सीख रखा है, तो फिर भी लॉस क्यों होता है? फिर तो प्रॉफिट होना चाहिए। सी द मार्केट है, इट्स अ बिजनेस, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। लेकिन आपको 3 टाइप की ट्रेडिंग है, एक ऑप्शन ट्रेडिंग है, एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेडिंग है, एक स्विंग ट्रेडिंग है, एज वेल एज एक इन्वेस्टिंग है। 4 ट्रेडिंग है। अगर आप ऑप्शन बाइंग में जाओगे तो उसमें तो लॉस होने के चांसेस आर डबल ट्रिपल, तो वो तो होगा ही लॉस, चाहे वो लर्नर हो चाहे नॉन लर्नर हो। नॉन लर्नर को कम होएगा, लर्नर को तो होगा ही। स्टार्टिंग जो जिसने लर्निंग ही नहीं करी है वो आएगा तो, क्योंकि एक ऑप्शन बाइंग में 2 वैल्यू होती है एक प्रीमियम की, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द टाइम वैल्यू। और विद टाइम वो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसका नेचर ही रिड्यूस होने वाला। आप उस पर बेट लगा रहे हो तो ऑब्वियसली चांसेस ऑफ विनिंग इज वेरी लेस। सो आप ऑप्शन बाइंग की तरफ, जिस आप स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी गेम, एज यू ऑल नो। तो आप उसी चीज़ में बेट करो ना जिसमें चांसेस ऑफ विनिंग इज़ वेरी हाई। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, ऑलवेज गो फॉर द डबल कन्फर्मेशंस। ओके, कोई भी काम करना डबल कन्फर्मेशन करो। ऑप्शन बाइंग मेरे हिसाब से जीरो सम गेम है। रीज़न बिहाइंड वहाँ पर है ही नहीं फंड, कोई मतलब थीटा डीके की वजह से प्राइस वैसे ही डाउन जाएंगे। आपको एक बेट लगानी है बस, अच्छा ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से, वो कहीं बार उल्टा भी हो सकता है। 50-50 गेम है, ठीक है। आपने लर्निंग करी है, कुछ टेक्निकल्स लगाए हैं, तो आपका 60-40 का गेम हो जाएगा, 70-30 का गेम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली 70-30 के रेशियो में आ गए, क्योंकि उसके अंदर थीटा डीके होता है, तो थीटा डीके का बेनिफिट होता है एंड ऑप्शन सेलर्स को। विच वन यू थिंक कि कौन सा बेस्ट है? सबसे बेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग, अकॉर्डिंग टू मी। इसका मतलब क्या है? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि आपने कोई स्टॉक लिया, आपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए लिया, या 15 दिन के लिए लिया, या यू कैन से 1 और 2 मंथ्स के लिए लिया। आपने उस पर बेट लगाई, आपने लिया और उसके बाद सेल कर दिया। उसके टारगेट्स आए, आपने सेल कर दिया। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग, जिसके अंदर लूजिंग के चांसेस बहुत कम है। टारगेट्स यू टॉकिंग अबाउट, मान लो जैसे हम अभी हमारा Q4 चल रहा है, तो Q4 के एंड से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मैंने एक स्टॉक परचेज कर लिया, उसको 15-20 दिन रखा, फाइनेंशियल्स आए, उसके बाद उसके बेसिस पे उसको मैंने बेच दिया। दिस इज समथिंग, दिस इज कॉल्ड पोस्ट अर्निंग्स अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट। अच्छा, वो अलग चीज़ होती है जो आपने बोला। अर्निंग्स से मैं लिंक नहीं कर रही हूँ। अगर हम अर्निंग्स के बेस पे करना है तो दैट इज पोस्ट अर्निंग्स अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट। मतलब कि अर्निंग्स आ चुकी हैं, आपको पता चल गया, इसके अंदर वॉल्यूम स्पाइक आया है, प्राइस की मूवमेंट टेक्निकल्स बता रहे हैं, यहाँ से आप जा सकते हो, फंडामेंटल्स भी बता रहे हैं क्योंकि उसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो वहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। एक तो ये तरीका हुआ कि
अर्निंग्स की अनाउंसमेंट के बेसिस पे करा। एंड द सेकेंड वन इज आपने सिर्फ और सिर्फ एक देखा कि उसके फंडामेंटल्स अच्छे चल रहे हैं, इसको इस कंपनी को ऑर्डर बुक अच्छी है, या इसको अभी कुछ नया एक्विजिशन इसने करी है, अभी अभी आपको पता चला है, तो आपने उसमें एंट्री बनाई ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स एज वेल एज टेक्निकल्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, आई प्रेफर ओनली जब आप हमें कहीं से डबल कन्फर्मेशन आती हैं, तो हम चेक करते हैं, EMAs भी चेक करेंगे, मतलब टेक्निकल सी EMA भी है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर भी जा रहा है, एज वेल एज वॉल्यूम की स्पाइक भी आ रही है। Okay. जब प्राइस एंड वॉल्यूम बोथ इंडिकेट्स, देन वी ट्राई टू मेक एन एंट्री इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, सो स्ट्रैटेजिकली क्या स्ट्रैटेजी रहती है अगर मेरे को कोई भी स्टॉक चूज करना है और उसको कैसे रन करना है लॉन्ग टाइम के लिए? तो उसके लिए पहले तो हम बैड एंड गुड स्टॉक को अलग अलग डिफाइन कर लेंगे, अलग अलग। ओके, वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं थ्रू आर स्क्रीनर्स, screener.in करके हमारे पास वेबसाइट है, स्टॉक स्कैन्स हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये वाला स्टॉक गुड है या बैड है। वो कैसे पता चलेगा? आपने फर्स्टली आपने देखना है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबकी 20-25% से ऊपर होनी चाहिए। तो आपको बेसिकली पता चल गया कि इस धंधे में, इस बिजनेस में अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए तो इसका 20% रिटर्न ये बना कर दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इक्विटी इज दिस थिंग ओनली, राइट? जिस भी स्टॉक की रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी है, P रेशियो लेस है, अच्छा, प्रोमोटर्स होल्डिंग ज़्यादा है, क्योंकि जिसने कंपनी बनाई वही उधर से निकल गया, तो क्या चलेगी वो कंपनी? मतलब उसको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ऑब्वियसली तभी वो निकलेगा ना। शेयर पब्लिक को पैसा चेप कर शेयर्स बेच के खुद निकल गया। तो जिसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग ज़्यादा है, तो ये 3-4 पैरामीटर्स हैं। आपने उस पैरामीटर्स के बेस पर स्क्रीनर करा तो आपके पास स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी। ओके, जब वो स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी तो आपको उसी में प्ले करना है। आप मतलब कि गुड और बैड से तो निकल गए ना, चांसेस ऑफ विनिंग आपकी वैसी बढ़ गई, क्योंकि आपके 5000 स्टॉक्स में से वो 50-60 स्टॉक्स आ गए। अब आपको उसमें प्ले करना है। ओके। तो आपको फर्स्ट स्क्रीनिंग करनी है, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। आपने बोला जिस पर्सन ने कंपनी बनाई वो उससे निकल गया, उसकी उसने या फिर अपनी होल्डिंग कम कर ली। अभी रिसेंट एग्जांपल हमारे सामने आया दीपेंद्र गोयल का। ही रिसेंटली एग्जिटेड फ्रॉम द जोमेटो। सो देयर इज समथिंग उससे कुछ कनेक्टेड है कि ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, उसके अंदर नहीं हुआ। जोमेटो में उसने एग्जिट करा है, बट पूरी इस्टेब्लिश करके करा है। कंपनी इज टोटली प्रॉफिटेबल। तब मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मैंने आपको पैरामीटर वो उसके ऊपर स्टिक रहना है। आपको 4-5 पैरामीटर्स को एनालाइज करके देन यू हैव टू डिसाइड। आपने ये देख लिया कि इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग कम हो गई है, बिल्कुल कम हो गई, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही जीरो है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको 4-5 पैरामीटर्स को चेक करना है। अगर सबमिट टिक आ रहा है, दैट इज द बेस्ट कंपनी फॉर यू। ओके, इट्स लाइक दिस। सो विच डू यू प्रेफर कि फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए फिर टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है? जैसे मैंने आपको बोला डबल कन्फर्मेशंस, तो ऐसे ही हम स्टॉक्स में भी लेते हैं डबल कन्फर्मेशन। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हमें लग रही हैं, स्क्रीनिंग में हमें आ गई, अब उसके अंदर हम टेक्निकल्स लगाएंगे। तो चांसेस ऑफ विनिंग ऑटोमेटिकली हाई हो गए। तो हर चीज में, जिसमें भी, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटीज, तो जब आप जितनी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटीज़ में आप जाएंगे उतनी चांसेस ऑफ विनिंग आपकी हाई हो जाएगी। ओके, तो ऐसे ही हमने फिल्टर आउट कर लिया। 5000 कंपनीज में हमारे पास 50-60 कंपनीज बच गई। अब हमने देख लिया 50-60 कंपनीज में हमने टेक्निकल्स लगाए कि कौन सा अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड कैसे पता चलेगा? 30 वीकली EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपने लिख लिया। अच्छा, कि वो ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, आपने उस स्टॉक को पकड़ा। फिर उसके अंदर आपने डेली के ऊपर अपने प्रॉपर टेक्निकल्स लगाए जो हम तो हमने पिछले 30 वीक्स का क्यों लिया, उससे पहले का क्यों नहीं लिया? उससे पहले वो डाउन होगा मे बी। हाँ, तो वो तो साइकिल्स चलती है मार्केट में। अच्छा, साइकिल्स में तो अप भी जाता है, नीचे भी जाता है। जैसे अभी मार्केट डाउन है तो इट डजंट मीन कि वो सारी स्टॉक्स बेकार हो गए। डाउन है, अब हमें राइड कौन से स्टॉक पे करना है? जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और अप ट्रेंड में चल रही है। सिंपल। तो हम बिल्कुल ही टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली बहुत ही सॉर्टेड चीज़ों में आ जाएंगे। और उसके बाद तो फिर हमें चीज़ें और माइन्यूटली जाना है, उसके अंदर नीचे नीचे जाना है। डेली टाइम फ्रेम पे चेक करना है, आर्ली टाइम फ्रेम पे चेक करना है। लेकिन हमने बेसिक मोटा मोटी हमने पता निकाल लिया, भाई हम गलत चीज़ में नहीं घुसे हुए। ओके, जब मार्केट चलेगी और सब चीज़ें सिनारियो सही होंगे तो हम सही जगह पर हैं। फिर हम और चीज़ें भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे 2026 के अंदर इतने सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, कभी कुछ यूएस में कुछ हो रहा है, कभी ईरान में कुछ हो रहा है, यूरोप में कुछ हो रहा है, ऐसे ही इंडिया में कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है। तो न्यूज़ देखकर लोग ना
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, कितना डेंजरस है ये? वेरी डेंजरस, बिकॉज न्यूज़ आती है लेट, उससे पहले ही स्मार्ट इन्वेस्टर्स तो एंट्री बना चुके होते हैं और लेट एंट्री बनाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, वहीं पर स्मार्ट इन्वेस्टर्स निकल रहे होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स वहाँ फंस जाते हैं। और एक ये रीसेंसी बायस भी कहते हैं इसको हम लोग। अच्छा, रीसेंसी बायस मतलब कि जो चीज़ अभी चल रही है उसी पे हम फोकस करते रहते हैं, ठीक है, बल्कि ये चीज़ पे फोकस करें जो अभी नहीं चली। अब फॉर एन एग्जाम्पल अभी गोल्ड एंड सिल्वर चल रहा है, बहुत चले जा रहे, चले जा रहे, सब उसके पीछे पड़ जाए। अब क्या हो रहा है ना कि ये रीसेंसी बायस है, अब कह रहे हैं इक्विटी तो बिल्कुल ही बेकार है, और लेकिन इक्विटी जैसा असेट जितने मल्टीफोल्ड आपको रिटर्न्स दे सकता है कोई एसेट नहीं दे सकता, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, जो इक्विटी दे सकता है, क्योंकि आप बिजनेस में लगा रहे हो ना, बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपका पैसा ग्रो कर रहा है। हाउ मच रिटर्न वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इक्विटी? हाउ मच रिटर्न? इट्स लाइक 15 to 20% अगर आप ईयरली कमा रहे हो इक्विटी से, इन द स्पैन ऑफ टाइम, मतलब इन द स्पैन ऑफ अ ईयर 15 to 20% अगर आप अर्न कर रहे हो तो दैट इज अ गुड एनफ। और वो मल्टीफोल्ड होके कितना बढ़ेगा, बन रहा है। लेकिन इंट्राडे में तो ज़्यादा हो सकता है ना? इंट्राडे में लूज भी तो हो सकता है। अच्छा, फ्यूचर ऑप्शंस में? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पैसा बनता है लेकिन प्रॉपर लर्निंग के बाद, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज नहीं। लर्निंग नहीं है तो कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपका ऑप्शन बाइंग तो जीरो सम गेम लगती है मुझे, एक बार आप बहुत अच्छा कमा रहे होंगे और एक बार आप बिल्कुल नीचे भी चले जाओगे। तो नेट टू नेट तो देखो आप, हाँ, नेट टू आप आज तो मैंने कमा लिया, मैंने कहा हाँ हाँ देखो भाई मैंने 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये कर लिया आपने आज 10 का 100 कर लिया। क्या रोज कर पा रहे हो आप उसको? ये आपको खुद बैठ के अपनी बैलेंस शीट खोलकर ज़ेरोधा का अकाउंट खोलकर फिर एनालाइज करना है। ऐसे ही सेबी की वो नहीं आया कि 95% ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजिंग, उसके पीछे का लॉजिक ये है। okay. आप आज तो 10 के 100 कर लिए, क्या आपने कल करे, क्या आपने परसों करे और कल आप तो सीईओ लास्ट में खोल कर बैठो अपनी बही खाता और उसके बाद पता चले कि वो नेट प्रॉफिट में हो या नेट लॉस में हो, वो निकाल के बैठना, वो आपकी सेल्फ रियलाइजेशन है। वो करना बहुत ज़रूरी है, जो कि लोग बहुत टाइम के बाद करते हैं, जो आपको आप हर क्वार्टरली करनी चाहिए। तब आपको बोलना चाहिए हाँ मैं प्रॉफिटेबल हूँ, अदरवाइज प्लीज़ अब दूर हो जाओ, नहीं तो जो है वो भी चला जाएगा। सो मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए करो। सो जो एक स्ट्रैटेजी है बाय एंड फॉरगेट वाली, वो भी काम करती है? अब नहीं करती वो काम। अच्छा, क्यों? पहले करती थी, अब नहीं करती, बिकॉज मार्केट में होते हैं सेक्टर रोटेशंस। सेक्टर पिछले साल के जो पिछले बुल रन के जो 2021 से 2023 के जो बुल रन था अपना, उसमें जो रिटर्न बने, जिस स्टॉक्स में जिस थीम में बने, वो ज़रूरी नहीं कि इस थीम में भी बनेंगे। मीन्स जो बुल रन में पिछले बुल रन में चले, दैट डजंट मीन कि वो इस भी बुल रन में चलेंगे, ज़रूरी नहीं है। तो आपको चेक करना पड़ेगा पॉलिसीज चेंज कहाँ हो रही हैं, कहाँ पर स्मार्ट मनी जा रहा है, दैट इज़ द सेक्टर रोटेशन। कहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ किस स्टॉक में बढ़ रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इज, मैं फॉर दी व्यूअर्स बता देती हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज एक स्टॉक कितना बढ़ा एज कंपेयर टू इट्स निफ्टी। अगर निफ्टी 10% बढ़ा और अगर आपका स्टॉक 15% बढ़ रहा है, दैट मीन्स दैट स्टॉक इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। ओके। तो जिन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बी ऑन दैट स्टॉक। ओके। एंड इसको ये नहीं कि आपको एक स्टॉक का निकाला, ये सारा हमारा प्रॉपरली सॉफ्टवेयर्स हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ लगाओ आप, उसमें स्टॉक्स निकल जाते हैं। दैट इज ईजी टू फाइंड। मार्केट में पैसा बनाने के लिए क्या सही बेस्ट है चीज़ करना, कि सही टाइम पे निकल जाना या पेशेंस रखना? दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एग्जिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एग्जिट स्ट्रैटेजी सबकी होनी चाहिए। रीज़न, आपने कोई स्टॉक लिया, आप वो एंट्री बना ली, लेकिन आपका डबल ट्रिपल हो गया वो पैसा विद इन अ पीरियड ऑफ 1-2 ईयर्स, आपको अच्छी थीम में घुस गए, आपका बन गया पैसा, लेकिन आपने एग्जिट ही नहीं करा। जैसे कि मैंने बोला, आपको पिछले बुल रन में जो पैसा बना वो इस बुल रन में बनेगा नहीं बनेगा, वो ज़रूरी नहीं है उसी सेक्टर में। तो आपका एग्जिट स्ट्रैटेजी जरूर होनी चाहिए कि यहाँ पर हमें एग्जिट करना है। जब उसका तरीका क्या, अगर फंडामेंटली आपको देखना है तो आपको पता चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, अगर आपको वो फंडामेंटली देखना है तो आपको पता चलेगा वैल्यूएशन उसकी हाई हो गई है। जब किसी चीज़ की वैल्यूएशन हाई हो गई है तो मतलब वो एग्जिट टाइम आ गया उसका। एंड द सेकेंड वे कि वो 30 वीकली EMA, जैसे मैंने आपको बताया था अप ट्रेंड के लिए है, अब जैसे ही 30 वीकली EMA के नीचे आ गया, दैट मीन्स दैट इज उसका डाउन ट्रेंड चालू हो गया। एंड 30 वीकली इज 1 ईयर,
समझ रहे हैं आप? राइट। तो अगर उसके नीचे आ गए तो डाउन ट्रेंड चालू हो गए। एक किसी की भी एक साइकिल होती है, दैट इज स्टेज 4 होती है, राइट? तो स्टेज 1 में इंट्रोडक्शन, ग्रोथ आती है, एक मेच्योरिटी आती है, डिक्लाइन आता है। आप स्टेज 1 स्टेज 2 पे आपने एंट्री बना ली तो आपको ग्रोथ तक रहना, जब डिक्लाइन आ जाएगा फिर तो आप बैक टू जीरो आ जाओगे ना, तो ग्रोथ पे आपको एग्जिट भी करना जरूरी है। तो एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस प्लस एग्जिट स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, जैसे एक स्टॉक्स के अंदर उनको लॉस हो रहा है, वो डाउन जा रहा है, अब वो सोचते हैं यार ये कभी कभी तो बढ़ेगा, है ना? तो एक ये रिवेंज जो उनकी स्ट्रेटजी है, क्या ये काम कर पाती है या नुकसान हो जाता है उनको? एक बात बताओ, मिस्टर मार्केट को पता है कि आपने 100 रुपये का स्टॉक लिया तो 100 रुपये पे वो आपने 100 रुपये का स्टॉक लिया है, वो मार्केट को पता है? नहीं पता ना, वो तो अपनी वैल्यू के हिसाब से चलेगा। ओके। तो उस स्टॉक को आपको एनालाइज करना है, क्या इसकी ये वैल्यू है 80 से 100 जाने की, तो आप लो, अदरवाइज नॉट, तो आपको एग्जिट करना होगा। अब उसको एनालाइज करना है, स्टॉक को एनालाइज करना है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है या सिर्फ ये मार्केट को सिनेरियो, जो मार्केट सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए उसकी वजह से नीचे आए, ये बिजनेस में गड़बड़ हुआ है। यू हैव टू एनालाइज दैट। ओके। उसके बेस पे आपको एग्जिट, या और ब्रूटल होना पड़ेगा आपको एग्जिट के लिए। इट डजंट मीन कि आपका 100 का स्टॉक लेता 80 का आपको नहीं काटना, आपको काटना पड़ेगा वो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो लूज हो रही है ना, इतने साल तक आप उसको रखोगे, पता नहीं कब आएगा वो 100 पे, उसको एग्जिट करना पड़ेगा। मार्केट स्ट्रैटेजी या फिर हमारी जो इंडियन इकोनॉमी स्ट्रैटेजी है, उसका जो एनालिसिस है पिछले सालों के, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं 2020 से पहले, उस टाइम लोग कम ट्रेडिंग करते थे, आज ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कौन से उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, मतलब एज अ इंट्राडे में कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा फंडामेंटल अपने पास कोई डेटा है? F&O में आ रहे हैं, सारा यूथ F&O में आ रहा है। बट दे आर मेकिंग ह्यूज लॉसेस। They are making huge losses, but they are coming in the F&O only. क्योंकि हम लोग ITR फाइल करते हैं, तो उसमें देखना हो कि जो स्टॉक्स की ITR है वो बढ़ गई है, लेकिन उसमें लॉस ही हो रहा है उनको। और आपके पास तो सारी बैलेंस शीट है हाँ, उनकी। तो फिर उनको लॉस ही हो रहा है, सबको मोस्टली लॉस ही हो रहा है। मोस्टली लॉस हो रहा है। तो यही तो एक हमें मिथ इस पॉडकास्ट के थ्रू आई वांट कि ब्रेक हो सबका। जितने भी पॉडकास्ट करने का एक मेन रीजन है भाई, F&Os करना है। मैं ये नहीं कहती F&O गलत है, बट विदाउट लर्निंग इज आप भाई ऐसे लॉसेस है, ऐसे बैंकरप्सी में भी जा सकते हो। उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, और करना है। अगर आपको एक ना ट्रायल लेना है, अपनी कैपिटल का 5% से करो ना, आपको लर्निंग तो लाख रुपए से भी उतनी मिलेगी और 10,000 से भी उतनी मिलेगी। तो गो विद दैट। और जैसे कि मैंने बोला प्रोबेबिलिटी की बात, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है, गो विद दैट। जैसे आपको चाहे ऑप्शन बाइंग में नज़र आ रही है, ऑप्शन सेलिंग में आ रही है, स्विंग में आ रही है, इन्वेस्टिंग में आ रही है। और एक तो आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा अपना नेचर, कि आपको डोपामिन चाहिए ज़्यादा या आपको पैसा कमाना है। ये चीज़ का आपको एनालाइज करना पड़ेगा। क्या आपके अंदर क्विक डिसीजंस लेने की पावर है, तो आप जाओ आप ऑप्शन बाइंग में। अगर आपको चाहिए मुझे पेशेंटली शांति से अपना पैसा कमाना है, सिंपल, और मुझे ज़्यादा हसल वसल नहीं चाहिए, तो गो विद ऑप्शन सेलिंग और द स्विंग ट्रेडिंग। ओके। ये आपको एनालाइज करना है। एंड व्हाट अबाउट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? दैट इज़ द गुड वन। वो तो आपकी सबसे बेस्ट है ही, शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हो, खुद से स्टॉक्स एनालाइज करते हो, तो उसका एग्जिट स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, कि मतलब कब खरीद के कब निकलना है। एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है। उसके अंदर ये नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म में आपको 6 मंथ्स का भी हो सकता है, 1 ईयर 2 ईयर भी हो सकता है शॉर्ट टर्म। तो आपको उसके पास एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हाँ, ये मैंने इतना राइड कर लिया है, इसकी वैल्यूएशन हाई हो गए तो मुझे निकलना है, या फिर 30 वीकली EMA के आगे नीचे आ गए तो मुझे निकलना है। तो ये आपके माइंड में प्लान क्लियर होना चाहिए। ओके। क्वार्टरली रिजल्ट्स के टाइम पे इन्वेस्ट करना एक सही मूव है या एक गैम्बलिंग है? नहीं, इट्स अ गुड मूव इफ़ यू आर एनालाइजिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एनालाइज करा किसी स्टॉक को, दैट ये अच्छा स्टॉक है, इसकी अब ऑर्डर्स इसके आ रहे हैं, साथ में रिजल्ट्स भी अच्छा आया, करेक्ट। फिर आपने टेक्निकल्स चेक करे अपने कि टेक्निकल्स पे भी सही जा रहा है, तो उसको आप ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर कंपनी रिजल्ट्स अच्छे दे रही है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आगे भी वो अच्छे दे। ओके। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मी। बिगिनर्स को सबसे पहले कौन सा सेक्टर समझना चाहिए अगर उसको इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है शेयर मार्केट में? कौन सा सेक्टर समझना चाहिए?
आई कैन से कैपिटल मार्केट्स फाइनेंशियलाइजेशन, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सेक्टर है और आगे बूम आना ही है, आना ही चाहिए। तो इस सेक्टर को पढ़ना अच्छा रहेगा। बीएससी जिसने भी लेके बैठा था जो भी, और वो मीन्स होल्ड एंड फॉरगेट करा जिसने भी, बहुत अच्छा कमाया। तो कैपिटलाइजेशन इज़ द फाइनेंशियलाइजेशन एंड कैपिटलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो इसकी कुछ आइडिया में कितना ग्रोथ हो सकता है फ्यूचर में? सी अब जैसे देखें, आप गोल्ड सिल्वर की बात करें, अगर हम गोल्ड सिल्वर के अंदर बहुत ट्रेड्स चालू हो गए हैं, तो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कम करते थे इन गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आप 1 ईयर बैक की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर में अच्छा चल रहा, तो गोल्ड एंड सिल्वर की फ्यूचर्स एंड ऑप्शन चालू करते किस पे होती है ट्रेडिंग? MCX पर, राइट। तो आप MCX के स्टॉक को फोकस कर सकते हो, अच्छा, है ना? तो आपको ऐसे प्रॉक्सीज को एनालाइज करना है। तो अब MCX का आप स्टॉक देखो कैसे भाग रहा है, आपको ऐसे प्रॉक्सीज प्ले करने होते हैं। जैसे अब आपको पता है कि मेटल्स चल रहे हैं, मेटल्स की स्केर्सिटी है, डिमांड सप्लाई डेफिसिट है, तो गो फॉर द एनालाइज द स्टॉक्स जो अपने मेटल स्टॉक्स हैं, जैसे हिंद जिंक हो गया, हिंदाल्को हो गया, वेदांता हो गया। दिस इज नॉट द रिकमेंडेशन गाइज, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। डिस्क्लेमर आप प्लीज लगवा देना नीचे, नेहा गुप्ता से रजिस्टर्ड रिसर्च, ये ध्यान प्लीज कर लेना। सो लोग प्रॉफिट बुक क्यों नहीं कर पाते इवन जब उनका अगर स्टॉक्स भी ऊपर जा रहा है? उसका क्या रीज़न है? बायसनेस, कि मैंने पढ़ा ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। अच्छा, फिर वो डाउन चला जाता है। तो ये देखो साइकिल्स हैं, तो ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। अब लोगों को क्या लग रहा है गोल्ड सिल्वर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी तो रिट्रेस करेगा गाइस, कभी तो रिट्रेस करेगा। रिट्रेसमेंट इज द नेचर। मार्केट कभी भी सिंगल यूं लाइन में नहीं जाता है, मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, हायर हाइज हायर लोज बनाएगा। दिस इज द नेचर ऑफ द मार्केट, ठीक है? और अगर ऐसे प्रोबेबल ये एकदम फास्ट मूव ऐसे एकदम से स्ट्रेट लाइन बनती हुई नजर आती है, तो स्ट्रेट डाउन भी आ सकता है। ऐसा कभी हुआ है पास्ट में कि एकदम से मार्केट जो आपने बताया स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट डाउन चला गया? हाँ होता है, बहुत बार हुआ है। वो जो मार्केट क्रैश हुई थी, मार्केट क्रैश हुई थी। अब ये देखो ना, आप गोल्ड जो है 1971 में जैसे आज इस टाइम मूव आ रहा है, ऐसे पहले भी आया हुआ है आफ्टर वर्ल्ड वॉर। तो 1971 में $500 से $2500 चला गया था गोल्ड। ओके, क्योंकि जब क्राइसिस चल रहा था, क्योस चल रहा था, ठीक है? तो उसके बाद एकदम से 42% डाउन भी आया था। गोल्ड जैसा सेफ हेवन ऐसा जिसे कहते हैं, वो भी डाउन आया था। लेकिन इंडिया के लिए फर्क नहीं पड़ता। रीजन बिहाइंड, इंडिया जो इंपोर्ट करता है डॉलर्स में गोल्ड को, और रुपी हमारा डिप्रिशिएट हो जाता है डॉलर से, तो ओवरऑल हमें रुपी गोल्ड में बेनिफिट ही रहता है। तो गोल्ड इज सेफ हेवन एसेट। ओके, सो मार्केट अगर हाई है तो उस पर इन्वेस्ट करना एक सही अप्रोच है, गलत अप्रोच है? देखो, अगर आपकी सिप चल रही है तो वो आप चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, मार्केट सिप चलते रहनी चाहिए, क्योंकि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है हमारी, राइट? और अगर आपकी सिप नहीं, आपको स्टॉक्स लेना है, तो डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस। उस टाइम बिजनेस क्या है, बिजनेस की अगर आपको पता चल रहा है आज कि उसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसका आगे उसने और एक्विजिशन करा है, उसने कैपेक्स करा है, नई कंपनी खरीदी है जिसका आगे दिख रहा है कि स्कोप है, हम एक फ्रेमवर्क लेके चलते हैं, थीम, वैल्यू, ग्रोथ एंड प्रमोटर। ओके, TVGP, मतलब कि थीम, आपने थीम अच्छी ली है, हाँ, कि जो आगे जैसे फॉर एन एग्जांपल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का थीम चल रही है, अभी डाटा सेंटर्स की थीम चल रही है, जो आगे आपको पता चल रहा है गवर्नमेंट का इस पर पुश है, वो आपने थीम उठा ली। वैल्यूएशन देखी, वैल्यूएशन आपकी उसकी सस्ती है या महंगी है, वैल्यूएशन आपको चेक करनी है अकॉर्डिंग टू दी प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है? G इज द ग्रोथ, क्या कंपनी में ग्रोथ है, क्या इसकी 20% से ग्रोथ आ रही है? ग्रोथ किस में? रेवेन्यू में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। वो आपको कैसे पता चलेगा? क्वार्टरली रिजल्ट से पता चलेगा, कॉन कॉल से पता चलेगा, कॉन कॉल्स आती हैं कंपनीज की। एंड B इज द प्रमोटर, प्रमोटर की इंटेंट कैसी है वो भी आपको कॉन कॉल से, इंटरव्यूज आते हैं सारे बिजनेसेस के, उनसे पता चलेगा। ओके, तो TVGP फ्रेमवर्क आप फॉलो करेंगे तो दिस इज द बेस्ट फ्रेमवर्क, जिसमें आपके चारों पांचों चीज़ें कवर हो गई, थीम भी, वैल्यूएशन भी, ग्रोथ भी एंड द प्रमोटर्स भी। सो 2026 में कौन से सेक्टर्स में स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहिए?
डाटा सेंटर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, डाटा सेंटर सेक्टर कह सकते हैं, एंड ऑटो एंशिलरीज। आप देख रहे हैं जीएसटी कट हुआ, हाँ तो सीए लाइन से हो आप तो फुल आप उसको कर सकते हो रिलेट। जो 6-7 लाख की हुआ करती थी वो 12 लाख की ऑटोमेटिकली होगी लोगों की इनकम। हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है। डिस्पोजेबल इनकम अगर किसी की बढ़ती है तो वो कहाँ कहाँ घुमा फिरा के पैसा कहाँ जाता है? लग्जरीज में जाता है। अब देखोगे इंडिया की पॉपुलेशन भी पहले जो पुअर में आती थी वो मिडिल क्लास में होते जा रहे हैं हम लोग, ये शिफ्ट आ रहा है हमारा। तो वो कहाँ पे पैसा जाएगा? ऑटो एंशिलरी, ऑटो स्टॉक्स में, या फिर जाता है हमारा अब फोकस रह गया आफ्टर कोविड ट्रैवलिंग, हाँ होटल्स, घूमने जाओ हाँ। कहीं मैं तो देखती हूँ जहाँ 2 दिन की छुट्टी आई सब निकल ले घूमने। अब 24, 25, 26 जनवरी की छुट्टी थी, शिमला में, मंसूरी में, हर जगह भीड़ थी। तो मतलब इसका मतलब हम इससे कंक्लूड क्या करते हैं कि मोस्टली एक्सपीरियंसेस पे वो लोग फोकस कर रहे हैं, ऑटो, होटल्स, ट्रैवल इंडस्ट्री, इन 3 सेक्टर्स पे आप फोकस कर सकते हैं। 4th वन इज पीएसयू सेक्टर, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में जो भी बैंक्स है, पीएसयू बैंक्स पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इसमें हम स्कैन्स करते हैं, उसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। और मेटल्स पे तो बहुत ही फोकस रहना चाहिए, प्रीशियस मेटल्स पे। व्हाट अबाउट ईवी? ईवी का है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है, लेकिन इन सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए हमारी एनालिसिस के हिसाब से ये ज़्यादा सेक्टर्स चलने चाहिए। बट आई थिंक व्हाट अबाउट डिफेंस? डिफेंस का भी डिफेंस तो बेस्ट है। डिफेंस इज अ सदाबहार स्टॉक, सदाबहार वाला टाइप, जैसे डिकेडल थीम। इसमें तो मतलब आपके पोर्टफोलियो का 10% तो आपको डिफेंस में रहना ही चाहिए। डिफेंस में तो पूरा ही फोकस है, क्योंकि लड़ाइयाँ इतनी हो रही है तो डिफेंस तो चाहिए ही चाहिए। पहले तो जैसे हमारे पेरेंट्स कहते थे भी तू स्टॉक्स में पैसा लगाएगा तो तू सट्टा खेल रहा है, बट देयर इज समवेयर कुछ ना कुछ ये जो उनका माइंडसेट है चेंज हो चुका है। बट अभी भी यूथ को ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? व्हाट यू से? यूथ को ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन समझ के, लर्निंग करके। विदाउट लर्निंग नहीं करनी चाहिए। लर्निंग, देखो स्टडीज़ हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट रही है, एजुकेशन हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहे और रहेगा। चाहे जितना मर्जी आजकल फ्लेक्स हो रहा है कि आज स्टडीज़ करके करना है, स्किल ले लो, ये कर लो, वो कर लो। घुमा फिरा के बेस किससे बना हमारा? एजुकेशन से बना। आप और मैं हैं, एजुकेशन से ही हम आगे बढ़े हैं ना। वी गेट द कॉन्फिडेंस, वी गेट द इंफॉर्मेशन, वी गेट द डिसिप्लिन पावर, पेशेंस पावर। कहाँ से आई है? स्टडीज से आई है, विद टाइम आई है। दिस इज़ माई व्यू। आई होप कुछ बहुत लोग रिलेट करेंगे, कुछ लोग मुझे कहेंगे कि नहीं गलत कह रहे हो आप, यूथ कहेगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले स्टडीज़ कंप्लीट करो, उसके बाद फोकस करो, और लर्निंग के साथ। कई लोग कहते हैं 14-15 ईयर्स में स्टार्ट हो गए ट्रेडिंग करना। आपको नॉलेज तो लो भाई, पहले नॉर्मल स्टडीज़ तो कंप्लीट करो। दिस इज़ माई व्यू। अच्छा, पहले पूरा अपना वो पढ़ो, उसके बाद फिर बात करो, साथ साथ कर लो, लेकिन नॉलेज ले लेके साथ साथ करो। पेरेंट्स का पैसा नहीं लेकर अपने आप खुद अर्न करा हुआ पैसा लगाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपकी खुद की अर्निंग वाली हार्ड अर्न मनी होगी ना, तब पता लगेगा। तब पता चलेगा। बाप के पैसे तो सब कुछ उड़ा देते हैं। थोड़े लेमैन लैंग्वेज है, बट हाँ, दैट इज द ट्रुथ। सो अगर मुझे एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो उसके लिए क्या एक ऐसी हैबिट मुझे डेली अपने अंदर लानी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए, जो मेरे को अच्छा एक इन्वेस्टर बना सकती है? अगर टोटल इन्वेस्टर की बात करेंगे तो रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रोज़ फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ना चाहिए। स्पेसिकली मैं आपको फाइनेंशियल टाइम्स बोल रही हूँ, रीज़न बेन फाइनेंशियल टाइम्स से बहुत अच्छी बिजनेस न्यूज़ आती है। तो फाइनेंशियल टाइम्स ज़रूर पढ़ें, रोज़ कम से कम आधा पौना घंटा आप लगाएं फाइनेंशियल टाइम्स का, ये हैबिट बना लें। साथ साथ कॉन कॉल्स पढ़ें, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ें, कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स एज वेल एज कॉन कॉल्स पढ़ें। उससे आपको इंसाइट्स मिलती हैं कंपनी की, जो किसी को नहीं पता। उसकी इंटेंट पता चलती है। जब कॉन कॉल पढ़ रहे होते हैं आप, ये कॉन कॉल सुनते भी हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे कॉन कॉल्स पूरी की पूरी रिकॉर्ड करके डली हुई होती है, ठीक है। तो आप उनको सुने तो आपको उससे ऑटोमेटिकली इंटेंट पता चलती है, आगे फोकस पता चलता है कि गवर्नमेंट हमारी कंपनी का फोकस क्या है। और साथ में आपने फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ा तो आपको पता चला कि गवर्नमेंट का पुश कहाँ पर है। अब जब उन दोनों का प्ले करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको थीम पता चलेगी।
थीम पता चलेगी, रिलेटिव स्ट्रेंथ पता, फिर आप टेक्निकल्स लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आप सॉर्टेड होते जा रहे हो ना हर चीज़ के लिए, प्रोबेबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं। बट लोग अवेयर हो चुके हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया से। अब सोशल मीडिया पे इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी टिप्स मिल रही हैं, सो वाक्य में वो यूज़फुल है या डेंजरस है? अगर आप उसको सही वे में लेते हो तो दैट इज़ यूज़फुल। अगर आप ट्विटर पे कुछ अच्छे बहुत अच्छे ट्विटर पे भी और कहीं जगह यूट्यूब चैनल्स भी बहुत अच्छे हैं जिससे नॉलेज भी बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन ये आपकी जजमेंट पावर होनी चाहिए कि आप किसको सुन रहे हो। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपकी एनालिसिस है, और वो एनालिसिस कैसे आती है? विद टाइम आती है, विद एक्सपीरियंस आती है, विद एजुकेशन आती है। ये आपकी एनालिसिस पावर ही कैसे डेवलप हो रही है? आपको आप बड़ा अंडररेटेड है एजुकेशन को, बट अगर आपकी एजुकेशन ही नहीं तो आपको समझने की पावर ही कहाँ आएगी कि वो फ्लेक्स कर रहा है या वो सही बोल रहा है। यूथ यहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। व्हाट डू से? मैं आपकी राय पूछना चाहूँगी इसके। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये बड़ा अंडररेटेड है, बट यहीं से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि वो उसको बस फ्लेक्स दिख रहा है। हाँ, उसने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, उसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया। उसके पीछे ये तो देख लो वो रेंट पे लिए है, असलियत में लिए है। आईटीआर बताइए उसकी सही तो। उसके पीछे क्या चल रहा है? उसके पीछे क्या चल रहा है? हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हैं मार्केट में जो लोगों को दिखाया जा रहा है कि रातों रात अमीर। रातों रात अमीर क्या है सच में? ये देखो मैंने इतनी महंगी घड़ी ली है, ये देखो मैंने गाड़ी ली है। ये तो लेना कितना मुश्किल काम है। कितने लाख? एक अच्छी गाड़ी लेनी है 10-15 लाख की, ठीक है। अगर नॉर्मल गाड़ी लेनी है, वो फ्लेक्स वाली तो छोड़ दो। एक घड़ी लेनी है, लाख की घड़ी ले लोगे, 2 लाख की घड़ी ले लोगे, घुमा फिरा के 25-30 लाख से ऊपर का काम नहीं है। आपको बड़ा आदमी बनना है, बड़ा समझ वाला है, लर्निंग वाला बनना है, तो इन चीज़ों पे मत जाओ भाई। गाइस, इस पे मत जाओ, रियल ट्रुथ पे जाओ। शोबाजी छोड़ दो, शोबाजी छोड़ दो और उस पे जाओ जो रियल वेल्थ है, और जो सही होगा वो कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा। उसको ज़रूरत ही नहीं है कि जो है सो है, उसको दिखाना क्या। सही बात है सो है। ओके। सो अभी जैसे मार्केट पिछले 1.5-2 साल से डाउन है, डाउन चल रही है बहुत ज़्यादा, सो क्या उम्मीद है कि कब एक्सपेक्टेड है कि अब ये ऊपर जा सकती है? हमारी एनालिसिस के हिसाब से मोस्टली हमारा जो ये बियर टू साइडवेज वाला मार्केट चलता है 15 से 18 महीने का चलता है, जो हमारा फुल एनालिसिस रहा है पीछे। तो अभी हम 16th या 17th मंथ पे चल रहे हैं जो बियर मार्केट चल रही है। तो मुझे लगता है 2 से 3 महीने में इसको रीबाउंड करना चाहिए। जो इस पेशेंस जिसने रख ली, मार्केट इज टेस्टिंग आर पेशेंस, लिटरली दे आर टेस्टिंग आर पेशेंस। जिसने इस पे पेशेंस रख ली तो हमारा नेक्स्ट बुल रन में बहुत अच्छा पैसा बनेगा। जिन्होंने पैनिक सेलिंग करके दूसरी जगह चले गए तो वो लॉस करेंगे। तो मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने में रीबाउंड करना चाहिए मार्केट को, बिकॉज पी वैल्यूएशंस भी जो है ना, हमारी निफ्टी की वैल्यूएशंस है, स्मॉल कैप इंडेक्स की वैल्यूएशंस है, वो भी बहुत सस्ती हो गई हैं। आप देख रहे होगे म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके एनएवीज भी बहुत बहुत लो प्राइस पे आ गई हैं। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप लमसम इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप मोटा पैसा अपना लगा सकते हो। जहाँ पूछ रहे हैं लमसम बेटर है या सिप बेटर है, तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप लमसम इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके। क्योंकि मार्केट इज़ वेरी लो। ये हम जज भी कैसे करते हैं? एक मार्केट स्कैन्स होते हैं जिसमें 200 DMA से नीचे कितने स्टॉक्स हैं। तो ये 18 या 20% पे हम आ चुके हैं कि 200 DMA से नीचे स्टॉक्स हैं, ठीक है। सो ये जब लेवल आता है तो जनरली यहाँ से मार्केट अप जाती है। ओके। सो लेट्स सपोज अगर मार्केट कल को और 15-20% गिर जाए तो इन्वेस्टर या ट्रेडर का एक क्या रिएक्शन रहेगा? फर्स्ट, जो ट्रेडर होगा उसको तो स्टॉप लॉसेस होंगे, उसको तो एग्जिट करना ही चाहिए। जो इन्वेस्टर है उसको पता है कि मेरा बिजनेस सही है, लेकिन ये मार्केट सिनेरियो की वजह से या ग्लोबल कियोस की वजह से किसी भी रीज़न की वजह से नीचे आया है, लेकिन मेरा बिजनेस सही है, तो वो होल्ड करेगा। ओके। डिपेंड्स कि आपका माइंडसेट क्या है। आपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करा या सिर्फ शेयर प्राइस पे इन्वेस्ट करा है? ओके। सो फ्रॉम अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, कितने साल के लिए हम एक शेयर को होल्ड करके चलें? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल? नो टाइम पीरियड। ओके। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर ग्रोथ आ रही है तो आपको रखना है, अगर ग्रोथ नहीं आ रही है तो आपको निकलना है। कोई टाइम पीरियड नहीं है इसके लिए। और हमारे 30 वीकली EMA के ऊपर है, साथ में ग्रोथ आ रही है तो आपको राइड करना है उसको। जब अगर ग्रोथ नहीं आ रही है, ग्रोथ कैसे पता चलेगी? क्वार्टरली रिजल्ट से पता चलेगी। कौन कॉल से पता चलेगी?
सिंपल। ओके। तो कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है इसके लिए। कोई स्टॉक हमें 2 महीने में ही दे गया, लेकिन हमें लग रहा है आगे ग्रोथ नहीं, हम एग्जिट कर जाएंगे। डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ। सो इन्वेस्टमेंट जो है ऐसे सेक्टर्स में करनी चाहिए जहाँ पे प्रोडक्ट्स या गुड्स की बात हो, या फिर सर्विस सेक्टर में? क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि सर्विस सेक्टर में मार्जिन ज़्यादा होते हैं, so, इसलिए दोनों ही सही हैं, बट सर्विस सेक्टर में एज आई एग्री टू इट कि मार्जिन ज़्यादा होते हैं सर्विस सेक्टर में। वी बोथ आर इन द सर्विस इंडस्ट्री, तो हमारे कॉस्टिंग कम रहती है, अर्निंग ज़्यादा रहती हैं। जैसे तभी कैपिटलाइजेशन सेक्टर जो मैंने आपको बोला, उसमें ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। तो यू कैन फोकस ऑन बोथ। हाँ, आई टोटली एग्री कि सर्विस सेक्टर में ज़्यादा मार्जिन्स रहते हैं। तभी आप देखेंगे जितने भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाली भी कंपनीज हैं, तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ आई है, वो जल्दी मल्टी बैगर्स बने हैं। ओके। अगर हम एनालाइज करें, BSE स्टॉक भी देख लो आप, MCX स्टॉक भी देख लो, इन सब में ज़्यादा ग्रोथ आई है। सो जैसे हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं कि हम जैसे कहते हैं कि आप BSE में कर लो या निफ्टी में कर लो, या फिर डायरेक्टली किसी कंपनी का स्टॉक्स ले लो। मेरे को भी डिटेल में नहीं पता है। ETFs ले लो, ETFs ले लो, म्यूचुअल फंड्स ले लो, या फिर आप स्टॉक्स ले लो, डायरेक्ट स्टॉक्स। हाँ। तो और कुछ भी इसके अलावा ऑप्शन है या यही है? नहीं, ETFs हैं, स्टॉक्स हैं एंड म्यूचुअल फंड्स हैं। अच्छा। डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं, जैसे मैंने अभी इन्वेस्ट कर रखा है म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में मेरा कुछ नहीं है। तो स्टॉक्स में डायरेक्ट किसी कंपनी का, जो भी लार्ज कैप कंपनीज है उनका स्टॉक्स लें, या फिर उसमें भी निफ्टी 50 में लगा दें, इस तरह का कुछ होता है ना कॉम्बिनेशन? हाँ, देखो जिसको नॉलेज नहीं है और जो दिमाग नहीं लगाना चाहता, तो गो विद द म्यूचुअल फंड्स, सिंपल। और जो लगा चाहता है नहीं मुझे म्यूचुअल फंड्स की जो मुझे कॉस्ट है मुझे खिलती है, तो गो विद द ETFs, दैट इज सेफ। निफ्टी 50 का ETF उठा लिया आपने, सिंपल, क्योंकि अगर जो बेकार कंपनी होगी निफ्टी 50 से निकल जाएगी, या आपने स्मॉल कैप का ETF ले लिया, दैट इज़ अ सेफ वन। जिसको एक्टिव इन्वेस्टिंग करनी है तो उसको फुल एनालिसिस करनी पड़ेगी, समझ के करके आपने थीम भी पढ़ोगे, वैल्यूएशन भी देखोगे, ग्रोथ भी देखोगे कंपनी की, प्रमोटर्स भी देखोगे, फिर यू मेक एन एंट्री इन दैट स्टॉक। तो यू हैव टू बी विजिलेंट एनफ कि हाँ मुझे कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करनी है, आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए फॉर स्विंग एज वेल एज फॉर द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तीनों के लिए। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हो या एक्टिव ट्रेडर हो, फॉर द शॉर्ट टर्म, बोथ। सो अभी मेरे पास कुछ रैपिड फायर है आपके लिए। डन। गेट रेडी। ओके, सो एक रूल जो हर एक इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए शेयर मार्केट में। डिसिप्लिन। बड़ा अच्छी तेजी से जवाब दे एकदम से। एक गलती जो आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। ओवर ट्रेडिंग। एक बुक या कोई एक ऐसी हैबिट जो डेली एक इन्वेस्टर को फॉलो करनी चाहिए। आपको डेली, तो मैंने जैसे बताया, फाइनेंशियल टाइम्स आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, कॉन कॉल्स पढ़नी चाहिए, जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए उसके ऊपर नज़र जरूर बनानी चाहिए, आराम से देखना चाहिए कि आपके कंपनीज जो आपकी लिस्ट में हैं उनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। एंड बुक मैं रिकमेंड करूँगी आपको पढ़नी चाहिए, स्टार्ट फॉर द बिगनर्स एज वेल, साइकोलॉजी ऑफ मनी, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक, आपको पढ़नी चाहिए। ओके, सो विच इज़ बेटर, स्विंग ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शंस या फिर इंट्राडे? फर्स्ट थिंग मैं स्विंग ट्रेडिंग ही कहूँगी, बिकॉज दैट इज़ मोर लॉजिकल, दैट इज़ द लॉजिकल बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स एज वेल एज द टेक्निकल्स। आपने दोनों को लगाया, दैट इज़ वेरी मच लॉजिकल। इंट्राडे एंड द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज ऑल्सो गुड, बट दैट इज यू हैव टू टेक द डिसीजंस वेरी 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 फास्ट. If you can take that, if you have the learning of the technicals, then you can do. Otherwise, first I will give to the swing trading. Second is the futures and options, and the third would be the intraday. Okay, and how much percentage of return we can expect from swing trading? It is like from one stock we can take 15 to 20% return, and you can circulate your money. Okay, we should go with the paper trading or not? पेपर ट्रेडिंग इज़ गुड फॉर लर्निंग. जैसे कि आपने स्टार्ट करा तो आप सीधा पैसा ना लगा के, क्या है आपने पेपर ट्रेडिंग इज सीधा पैसा ना लगा के आप पेपर ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें लेकिन इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं. फॉर द स्टार्ट पेपर ट्रेडिंग इज़ गुड. अगर आपको उसके अंदर रिटर्न बनते हैं देन गो विद योर एक्चुअल मनी जिसमें इमोशंस इन्वॉल्विंग, उसमें भी छोटे अमाउंट से करो. तो पेपर ट्रेडिंग को इलैबोरेट करोगे, क्या है मतलब बेसिकली पेपर ट्रेडिंग? पेपर ट्रेडिंग क्या है कि जो आपको ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक्स में लेना है, वो आपने सिर्फ
डमी अकाउंट में लिया है, लाइक पेपर ट्रेडिंग करा, आपने सिर्फ लिख लिया कि हाँ मैंने 100 रुपये पे लिया, 120 पे आया, मैंने निकाल दिया, कि वो आपने एनालिसिस आपकी सही है या गलत है, आप उसको चेक कर रहे हो पेपर ट्रेडिंग के थ्रू। ओके आपने सही में पैसा इन्वॉल्व नहीं करा। या फिर आजकल डमी ऐप्स भी, ऐसी ऐप्स भी आ गए जहाँ पे पेपर ट्रेड कर सकते हो, वो डमी आपको पैसा दे रहे हैं और उस पर आप एनालाइज कर रहे हो कि आप कितने विनिंग है और कितनी लूजिंग है आपकी। जब इसमें आप विन कर जाते हो तो आप एक्चुअल मनी लगाओ अपनी, लेकिन एक्चुअल आप अपना, बिकॉज माइंडसेट आप पेपर ट्रेडिंग से नहीं डेवलप कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। जब एक्चुअल में आप पैसे लगाते हो तब आपके इमोशंस आते हैं। विच इज़ अ बेटर ऑप्शन टू इन्वेस्ट एंड गेटिंग अ रिटर्न, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, शेयर, प्रॉपर्टी या फिर म्यूचुअल फंड? As I am a equity person, I must say it's a stock market. I do cryptocurrency also. We provide the trades for that also. But cryptocurrency का आपको पोर्टफोलियो का 10 to 20%, 5 to 10% कहूँगी, 20% is high according to me, 10% for the cryptos, and stock market is the first one. And the which one you asked? म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी, सी आप इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हो, आपको अपना पोर्टफोलियो, आपके पास 50 लाख है या 1 करोड़ रुपए है, तो आपको डिफाइन करना है कि इतना % मैं स्टॉक में लगाऊंगा, इतना %, सब चीज़ें सही हैं, कोई चीज़ को हम गलत या बुरा नहीं कह सकते। जिसको नॉलेज है वो स्टॉक्स में जाएगा, जिसको नॉलेज नहीं है वो म्यूचुअल फंड्स में जाएगा। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स का हो गया आपका। बिटकॉइन का आपको, क्रिप्टो करेंसी में आपको कुछ % लगाना चाहिए, फुल % नहीं लगाना चाहिए। आजकल लोग कह रहे हैं कि हमें इतना रिटर्न हो गया, रिटर्न बनता है, हम खुद ट्रेड कर रहे हैं, रिटर्न बनता है, लेकिन कुछ %, टोटल आपको 100% नहीं लगाना या 50% है, 5 to 10%। एंड प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज द गुड वन, लेकिन आपको फुल एनालिसिस होनी चाहिए कौन सी मार्केट में लगा रहे हो। अभी हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी। अर्बन एरिया पे तो स्टेबलाइज हो गया, सेचुरेशन आ गया, बट रूरल एरियाज़ में आज के टाइम पे अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। आपको उस एरिया की स्टडी करोगे तो प्रॉपर्टी तो है ही, ऑब्वियसली गुड रिटर्न पॉसिबल है इसमें। ओके, एंड हु इज़ द बेटर अर्नर, ट्रेडर और इन्वेस्टर? इन्वेस्टर, ऑलवेज इन्वेस्टर। अच्छा, Always. मेरे को लगा तुम ट्रेडर बोलोगी। ऑलवेज इन्वेस्टर इज़ अ गुड, बिकॉज वो हमेशा, ट्रेडर चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो, मल्टी बैगर रिटर्न्स तो आप तभी कैप्चर कर पाते हो जब आप इन्वेस्टर होते हो, चाहे शॉर्ट टर्म में करो। इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं लिया और भूल गए, मैंने हमेशा बोला लिया और भूल गए वाला इन्वेस्टर अब नहीं चलेगा। हम सुनने में आता है उसने इतना फिलाना मेरे दादाजी ने लिया था और आज ये हो गया, आज वो चीज़ नहीं चल सकती, क्योंकि सेक्टर रोटेशन होता है, मार्केट्स आर इवॉल्विंग, मार्केट्स आर चेंजिंग, ग्लोबल क्राइसिस आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हमें इवॉल्व होना पड़ेगा अपने साथ, ठीक है। तो हमेशा वेल्थ, जो जनरेशनल वेल्थ बनती है, वो हमेशा एक इन्वेस्टर बनाता है। सो मज़ा आ गया यार, सीरियसली। और कोई लास्ट एडवाइस यू वांट टू गिव टू द इन्वेस्टर और ट्रेडर, जो भी हो शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से? फ्लेक्स पे मत जाओ, ट्रेडिंग करनी है करिए, बहुत अच्छे से करिए, लेकिन लर्निंग करके करिए, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस समझ के करिए और पेशेंसली करिए। और हमेशा बोर्डम चीज़ें बेकार लगती हैं, बोरिंग लगती हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंटली आप चीज़ें करते हैं वो ही चलती हैं, कंसिस्टेंट वाली ही चीज़ें चलती हैं, और बोरिंग चीज़ें ही फ्रूटफुल रहती हैं हमेशा। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ना, कॉन कॉल्स पढ़ना है तो बहुत बोरिंग, लेकिन जो आपको नॉलेज इससे मिल सकती है वो आपको कहीं से नहीं मिल सकती। आप ट्विटर पे देख लो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, वो सब सेकेंडरी है, आपको प्योर नॉलेज पढ़कर खुद रीड करके मिलेगी। गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस लो, लेकिन देख कर लो किसकी गाइडेंस ले रहे हो। सो आपसे अगर गाइडेंस लेनी है तो कैसे ले सकते हैं? हमारी वेबसाइट है wealthmagnet.co.in और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, नेहा गुप्ता से भी आ रहे, आप उससे आपसे कनेक्ट करो, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। ग्रेट, थैंक यू नेहा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट, और अगर कुछ भी वैल्यू एडिशन होता है सो डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।